गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा क्रिटिकल एंगल हो गया, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक था। वेट कर रहा हूं मैं, आप लोग कब बोलोगे मुझे कि वो मछली वाला क्वेश्चन में सर्कल क्यों हुआ सर। देखता हूं मैं। आज तो कुछ बच्चों को समझाया भी मैंने फिजिकली मिलकर कि कैसे सर्कल होता है वो। खैर बाकी लोग जल्दी पूछिए, ईगरली वेटिंग। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है प्रिज्म। हाँ, 10th क्लास में आपने प्रिज्म देखा था, है ना। अब आप बोलोगे सर हाँ वो एक्सपेरिमेंट अपने को याद है सर, बहुत ही इजी था वो एक्सपेरिमेंट, ऐसा वैसा। देखिए एक्सपेरिमेंट बहुत इजी था अलग बात है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट जैसा इजी नहीं है। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म बोलते किसको है। व्हाट इज प्रिज्म। और ट्रायंगल जैसा होता सर, वैसा नहीं। आप समझो बात को, एक ग्लास स्लैब में और एक प्रिज्म में क्या फर्क है। एक ग्लास स्लैब में और एक प्रिज्म में क्या फर्क है। देखिए ग्लास स्लैब में जब कोई इंसिडेंट लाइट रे आता है, ग्लास स्लैब में जब कोई इंसिडेंट लाइट रे आता है तो ये कुछ ऐसा रे डायग्राम एक बनता है। ऐसा, है ना। कितना डिविएशन हुआ जी। हाँ, अगर इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे को आप देखिएगा, अरे दादा ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है। तो पैरेलल है का मतलब क्या हो जाता है, नो डिविएशन। नो डिविएशन। अबे डिविएशन किसको बोलते, किसको डिविएशन बोलते। जैसे ध्यान से देखिए, ये लाइट रे यहां डिविएट हुआ है, मुड़ गया है। ये लाइट रे भी यहां पर डिविएट हो रहा है, मुड़ गया है। लेकिन इनिशियल और फाइनल को अगर आप देखेंगे तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, क्योंकि वो तो पैरेलल है, क्योंकि वो तो पैरेलल है। तो नो डिविएशन। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा बाबा, प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा। जब कोई लाइट रे ऐसे आएगा तो सबसे पहले आप यहां पर एक नॉर्मलवा बनाएंगे और इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड। और ये रेयरर से डेंसर में घुसा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। रेयरर से डेंसर में घुसा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। और फिर देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, वो डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगा। क्या फाइनल रे, फाइनल रे जिसको आप इमर्जेंट रे बोलते हैं और इंसिडेंट रे पैरेलल है क्या, पैरेलल है नहीं। इसका मतलब डिविएशन हुआ है। तो कैसे पता करेंगे डिविएशन कितना हुआ है, इसको पीछे कीजिए, फाइनल रे को इंसिडेंट रे के साथ मिलाकर देखिए कितना एंगल बन रहा है, समझे। तो हाउ टू फाइंड डिविएशन बेटा, हाउ टू फाइंड डिविएशन, इंसिडेंट रे को सामने प्रोड्यूस करो और इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करो। उनके बीच में जो एंगल बना है वही वो एंगल है जितने एंगल से इनिशियल रे मुड़कर फाइनल रे बन गया है। तो यहां पर डिविएशन हुआ है। तो बताइए, बताइए यहां डिविएशन क्यों हो रहा है और यहां डिविएशन क्यों नहीं हो रहा है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है, इन दोनों में कॉमन बात यह है कि यहां भी लाइट पहले रेयरर से डेंसर में घुस रहा है और फिर डेंसर से रेयरर निकल रहा है। यहां भी लाइट पहले रेयरर से डेंसर में घुस रहा है और फिर डेंसर से रेयरर में निकल रहा है, कॉमन बात। और क्या कॉमन बात है, इसके पास भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है और इसके पास भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। इसके पास भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इसके पास भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लेकिन यहां डिविएशन नहीं हुआ और यहां डिविएशन हो गया। वाई, वाई डिविएशन, बिकॉज here the refracting surfaces are inclined by certain angle
known as angle of prism. समझे? यहां पर बेटा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 1 और रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 2 है, दे आर इंक्लाइंड बाय सर्टेन एंगल, दे आर इंक्लाइंड बाय सर्टेन एंगल। लेकिन यहां पर जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, दे आर पैरेलल, दे आर नॉट इंक्लाइंड टू ईच अदर। समझे? तो बेटा व्हाट इज प्रिज्म? इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट block, transparent block in which the refracting surfaces are inclined by certain angle known as angle of प्रिज्म डिनोटेड बाय ए। समझे? तो ये आप 10th में भी जानते थे, बस ऐसी एक बार रिवीजन करवा दिया। अब चलिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि प्रिज्म में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 2 और फाइनल एंगल को आप क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ गए? तो नाम दे देते हैं, ये नाम मान लीजिए m है, नाम दूसरा कलर से देते हैं। ये नाम मान लीजिए m है और ये नाम मान लीजिए n है, ये नाम मान लीजिए o है और ये नाम मान लीजिए d है और इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c। बोलिए पूरा डायग्राम क्लियर है? लाइट कैसे गया बाबा? ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। हो गया रिफ्रैक्शन, एकदम बराबर है, सब कुछ ठीक। फिर हमने इंसिडेंट लाइट को आगे बढ़ाया और इमर्जेंट लाइट को पीछे बढ़ाया और उनके बीच का जो एंगल हुआ, उनके बीच का जो एंगल हुआ दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन। समझे? तो डेल क्या है? एंगल ऑफ डिविएशन और ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सुनिएगा गौर से, अच्छे से सुनिएगा। हम डिराइव करने वाले हैं प्रिज्म फॉर्मूला और सीबीएसई के बोर्ड में ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म फॉर्मूला, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए कुछ सिंपल बातें हम कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से पहले डायग्राम पूरा समझ गया आप, अच्छे से डायग्राम को देखिए। ये आई है नॉर्मल के साथ, ये R1 है नॉर्मल के साथ, ये R2 है नॉर्मल के साथ, ये E है नॉर्मल के साथ और ये डेल है, डेल एंगल ऑफ डिविएशन किसके किसके बीच में? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। ठीक है? अभी ध्यान से देखिए एक चीज, कुछ बातें हम लिखने वाले हैं, वो क्या है पता है? देखिए ध्यान से देखिएगा। ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं यहां लिखूंगा कि एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? DMO इज इक्वल टू आई, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है? अब उसमें से इतना R1 है तो ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड, I माइनस R1, है ना? ये पूरा बेटा अगर I है और इतना अगर R1 है
तो बाकी एंगल कितना होगा I माइनस R1। तो देयरफॉर एंगल DMN इज इक्वल टू I माइनस R1। अच्छी बात है। सिमिलरली देखिए, इधर अगर E है तो ये पूरा एंगल E होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये अगर E है तो ये पूरा एंगल E होगा। उसमें से इतना R2 है, तो बाकी कितना होगा E माइनस R2। तो सिमिलरली एंगल DNO इज इक्वल टू E, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल DNM इज E माइनस R2। अब हम इस ट्रायंगल को ध्यान देंगे DMN। इन ट्रायंगल DMN हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DMN, एंगल DMN प्लस एंगल DNM प्लस एंगल नहीं इज इक्वल टू एंगल डेल। वो क्या बोलते हैं आप, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे ना। ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड। तो DMN कितना है I माइनस R1, DNM कितना है E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल। इसको थोड़ा सजा कर लिखिए, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल। समझ गए कि ना ही समझे? ठीक है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो निकला है ये प्रिज्म फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस बता रहा है कि डेल का रिलेशन क्या होगा बाकी एंगल्स के साथ। तो क्या होगा, I और E को ऐड कर दो, R1 और R2 को ऐड कर दो और इन दोनों एडिशन को माइनस कर दो, वही होगा आपका डेल डेविएशन, है ना। अब हमको तो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, सुनिएगा बड़ा ध्यान से सुनिए। जब I बढ़ता है, एक आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझेगा क्योंकि ऑनलाइन है ना बेटा। मान लीजिए I हमने बहुत ही कम लिया, I हमने मान लीजिए बहुत ही कम लिया, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो डिविएशन है ना वो बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा डिविएशन आएगा, ठीक है। या नहीं, अगर लग रहा आपको ज्यादा है कि कम है, बस आप मान लो कि हाँ भाई डिविएशन ये है। अब आप दूसरा डायग्राम में देखो, मैं थोड़ा सा I बढ़ा रहा हूं, ये मैंने I बढ़ा दिया, ये देखिए I बढ़ा दिया। अब क्या होगा, ये डिविएशन थोड़ा कम आया, समझे। आप अगर I बहुत बढ़ा दोगे, देखिए I मैंने बहुत बढ़ा दिया, तो डिविएशन फिर से बढ़ गया। बात को समझिए, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए, मेरे डायग्राम्स पर बहुत ज्यादा यकीन मत कीजिए क्योंकि डायग्राम हाथ से बना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं साइन I बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको फॉलो करने में फेल हो जा रहा हूं। बट आप बात को समझिए बस कि I जब कम था तब डिविएशन ज्यादा था। आप बस इस बात को सुनिए, यकीन कीजिए और लिखिए, ठीक है।
आई जब कम था तब डिविएशन काफी ज्यादा था। हम जब धीरे धीरे आई बढ़ा रहे हैं तो डिविएशन धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन हम जब आई और बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे डिविएशन फिर से बढ़ने लगा। मतलब हम एक नोट्स बना सकते हैं जिसको आप समझेंगे कि इनिशियली क्या होगा जब आप आई बढ़ाइएगा तो डिविएशन कम होगा। इंसिडेंट एंगल जब आप बढ़ाइएगा तो डिविएशन कम होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा आई आपको मिलेगा, एक ऐसा आई मिलेगा, उसका नाम मैं आई नोट कर देता हूं। एक ऐसा आई मिलेगा जिस आई पर डिविएशन मिनिमम हो जाएगा। देखिए, आप जब आई बढ़ा रहे थे तो डिविएशन कम हो रहा था, तो आपको ऐसा आई मिलेगा जिसमें डिविएशन मिनिमम होगा। लेकिन रुकिए, उसके बाद जब मैं आई को और बढ़ाऊंगा, उसके बाद जब मैं आई को और बढ़ाऊंगा तो डिविएशन फिर से बढ़ने लगेगा। ये ऑब्जर्व्ड चीज है। कैसे क्यों मत पूछिए, कैसे क्यों मत पूछिए, ये ऑब्जर्व्ड चीज है कि हम जब आई काफी कम रखते हैं तो डिविएशन काफी ज्यादा रहता है। हम जैसे से आई को बढ़ाते हैं तो डिविएशन कम होने लगता है। फिर हम जब आई को और बढ़ाते हैं तो डिविएशन और कम होता है। फिर जब हम आई को और बढ़ाते हैं तो डिविएशन फिर से बढ़ने लगता है। यानी इंसिडेंट एंगल ऐसा बढ़ता है जब, तो इमर्जेंट एंगल ऐसा होता है। देखिए ऐसा, समझे? इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, इमर्जेंट एंगल जो है वो ऐसा हो रहा है। देखिए ऐसा, समझे? नहीं अगर समझे तो ये ग्राफ आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और लोग पूछते हैं। डिविएशन वर्सेस आई, एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे फॉर वेरियस एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। फॉर वेरियस एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम जब इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे 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 तो पहले पहले डिविएशन कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा और एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। उसके बाद ये जो डिविएशन है, जब आप आई और बढ़ाएंगे, आप जब आई और बढ़ाएंगे तो ये डिविएशन फिर से बढ़ेगा। ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल वर्सेस आई, समझे? ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे, आप बस थोड़ा सा और इमेजिन करने का कोशिश करो। अब देखो कुछ बात, जैसे हमें दो अलग अलग वैल्यू ऑफ आई में हमको दो अलग अलग वैल्यू ऑफ आई में सेम डिविएशन मिलेगा। देख रहे हैं आप, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी हमको जितना डिविएशन मिल रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी हमको उतना ही डिविएशन मिलेगा। तो ये एक लिखने वाला पॉइंट है कि एंगल ऑफ डिविएशन डेल इज सेम फॉर टू वैल्यूज ऑफ इंसिडेंस। समझे? देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एंगल फॉर विच द डिविएशन विल बी सेम। समझे? ये ऐसा बढ़ेगा 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 और इमर्जेंट रे ऐसा होगा, पहले वो कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो देयर विल बी टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच दिस डेल विल बी सेम। ऐसे दो अलग अलग इंसिडेंट एंगल होंगे जिस पर आपको सेम डिविएशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा एक पॉइंट है जो आपको वहां पर दिख रहा है साफ साफ कि मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन आपको एक ही आई पर मिलेगा। मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन आपको एक ही आई पर मिलेगा, यानी ऐसे एक ही वैल्यू ऑफ इंसिडेंस होगा जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम एट
ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझे? अच्छा, अब सुनिए आगे। तो हमने मान लीजिए वो वाला आई हमने चुन लिया जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है। हमने वो वाला आई चुन लिया जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे वी कंसिडर डिविएशन टू बी मिनिमम। मिनिमम डिविएशन हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो क्या? तो क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, बड़ा मस्त बात है, आप बस सुनिए। ये जो आपको डिविएशन अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई पर मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो सुनिए, लाइट जब इस रास्ते से आता है, आई मान लीजिए 30 है और मान लीजिए ई 60 है। समझे? आई मान लीजिए 30 है, समझा रहा हूं, ओके। आई मान लीजिए 30 है और ई मान लीजिए 60 है। लाइट जब ऐसे आ रहा है और उस समय डेल आ रहा है मान लीजिए 15, मान लीजिए ना, डेल आ रहा है 15, मानने बोल रहा हूं बस। अब आप क्या करो, आप एक चीज नोटिस करोगे कि डेल दोबारा कब 15 होगा। आप आई को बढ़ाओ, आप आई को बढ़ाओ और आई को आप जब 60 कर दोगे उस समय ई 30 हो जाएगा और डेल फिर से 15 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यहां देखो, आप 30 प्लस 60 करो या 60 प्लस 30 करो, बात तो सेम है। डेल के फॉर्मूले में आप 30 प्लस 60 करो या 60 प्लस 30 करो, बात तो सेम है। सर कैसे सेम है? उस वन R1 R2 भी बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। जब आप इसको 30 लेंगे और इसको 60 लेंगे तो R1 R2 जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन जब आप इसको 60 लेंगे और इसको 30 ले लेंगे तो यहां R2 हो जाएगा, यहां R1 हो जाएगा, बदल जाएगा। अबे जिस तरह से 60 के लिए R1 हो रहा है उस तरह से जब इधर 60 था तो ये R1 होगा। साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। समझे बात को? समझे? जब ये 30 था तो ये R1 मान लीजिए 10 था, मान लीजिए, और ये जब 30 था तो R2 मान लीजिए 20 था, 20। अब जब ये 60 हो गया है तो ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो गया है तो ये 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। समझे? तो R1 R2 अगर अदला बदली हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? आप 20 प्लस 10 कीजिए या 10 प्लस 20 कीजिए, ये भी सेम रहेगा। तो समझे? इसका मतलब ये हुआ, एक और पॉइंट लिखने लायक हमको मिला है, वो ये है कि द टू वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एंगल आर एक्चुअली, वन इज फॉर इंसिडेंट, अनदर इज फॉर इमर्जेंट। मतलब if I and E are interchanged, if I and E are interchanged, del remains same। समझे? if I and E are interchanged, del remains same, मतलब समझ गए होंगे आप कि I 30 है और E 60 है। अब जब I 60 होगा तब E 30 होगा, डेल सेम अगर रहा तो। समझे? तो एग्जांपल्स मिटा रहा हूं मैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छी बात है। चलिए, तो जब डिविएशन मिनिमम है तब क्या होगा? वी कंसिडर मिनिमम डिविएशन। तो जब डिविएशन मिनिमम होगा तब क्या होगा? क्योंकि मिनिमम डिविएशन तो एक ही इंसिडेंट वैल्यू पर होता है। डेल इज मिनिमम एट ओनली वन वैल्यू ऑफ आई, तो तब ई कितना होगा? ई भी उतना ही होगा जितना आई था। मतलब फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा कि एट मिनिमम डिविएशन
एट मिनिमम डिविएशन I विल बी इक्वल टू ई। समझे? I विल बी इक्वल टू ई। और ध्यान से देखिएगा, I और E अगर इक्वल हो गया तो कितना सुंदर ज्योमेट्री बनेगा, और R1 और R2 भी उस वक्त इक्वल हो जाएगा। समझे? एट मिनिमम डिविएशन I विल बी इक्वल टू E एंड R1 विल बी इक्वल टू R। R1 विल बी इक्वल टू R2, मान लीजिए R। समझे? R1 R2 सेम है तो R1 R2 बोलने का जरूरत है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये अगर I होगा तो ये उस समय E होगा, और यहां पर मैं लिखूंगा I इक्वल टू E होगा। समझे ना? यानी एक बार I का वैल्यू जब 30 था तब डेल 15 था, अब दोबारा जब I का वैल्यू उतना होगा जितना यहां पर E का वैल्यू था, तो फिर से डेल 15 होगा। तो मिनिमम डिविएशन कब होगा, जब I इक्वल टू E होगा, और I और E जब इक्वल होगा तो ज्योमेट्रिकली सोचिए कितना सुंदर एक डायग्राम बनेगा। उस समय R1 R2 भी सेम होगा, पैरेलल लाइन के हिसाब से R1 R2 भी सेम होगा। समझे? समझे? ठीक है, तो हम बोलेंगे वी कंसिडर डेल मिनिमम। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू क्या था, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो जब डेल मिनिमम है, जब ये डेल मिनिमम है, उस समय I और E तो सेम है, तो आप 2I लिखिए, I प्लस I, क्योंकि I इज इक्वल टू E है, और R1 R2 भी सेम है, R1 R2 भी सेम है, तो आप उसमें R प्लस R लिखिए। आई बात समझ में? तो डेल मिनिमम का ये एक्सप्रेशन हमको मिला। अच्छा, अब आगे देखिए, जब ऐसा होगा उस समय ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, तभी तो I इक्वल टू E होगा, R1 इक्वल टू R2 होगा। समझे? ये जो लाइन है MN, MN and MN will be parallel to CB। MN और CB पैरेलल होगा, और उस समय ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। समझे? उस समय ये जो पॉइंट है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब, देखिए मैं समझा रहा हूं। यहां एक पॉइंट है A, यहां एक पॉइंट है M, यहां एक पॉइंट है N, और यहां एक पॉइंट है O। तो इनको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आप क्या बोलेंगे, क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टी है पता है, ये दोनों मिलाकर 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी होगा कि ये दोनों मिलाकर 180 होगा। तो मैं यहां लिखूंगा कि देयरफॉर AMON will be a cyclic quadrilateral। समझे? और ऐसा होने से क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल O विल बी 180। एंगल A प्लस एंगल O विल बी 180। समझे? अब आगे देखिए, कोई भी पार्ट कंफ्यूज होगा दोबारा पूछने में हिचकिचाइएगा मत, और याद रखिए ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ग्राफ से ही हो रहा है, और ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कैसे वैसा कैसे आप मत बोलना, ठीक है? हाँ, तो A और O मिला के 180 है, तो O कितना हुआ फिर, 180 माइनस A और O मिला के 180 है, तो O कितना हुआ, 180 माइनस A। अब ध्यान से देखिएगा, ये O, ये R1, ये R2, ये तीनों मिलाकर भी 180 होगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, इंटरनल एंगल मिला के 180 होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल MON
MON ट्रायंगल में R1 प्लस R2 प्लस O इज 180। और भाई हम तो कंसिडर कर चुके हैं कि डिविएशन मिनिमम है, तो उस समय R1 इक्वल टू R2 होता है, तो हम यहां लिखेंगे 2R प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। तो एंगल O कितना आया? 180 माइनस 2R, समझे? और एंगल O और कितना था? 180 माइनस A। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस A इज इक्वल टू 180 माइनस 2R। तो 180 180 कैंसिल हो गया और हमको R मिला A/2। इसका नाम हम देंगे इक्वेशन 3। समझे कि ना ही समझे? ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से लिखिएगा और बस मुझे बताइएगा कि आपको ये 4 प्रॉपर्टीज समझा कि नहीं समझा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है डेल मिनिमम, हम यहां लिखेंगे कि डेल मिनिमम इज इक्वल टू क्या था? 2I माइनस 2R। और R 2R किसके बराबर आ रहा है? A के बराबर आ रहा है। 2R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A। तो मैं यहां लिखूंगा 2R के जगह A, ठीक है? और यहां से मैं I निकालूंगा, तो 2I इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A, ये इधर आ गया। तो I विल बी इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A बाई 2। और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका नाम हम दे देंगे इक्वेशन 4। देखिए हमने I निकाल लिया, हमने R निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि आखिर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं क्या लिख सकता हूं? अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो हम लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R। रेयर से डेंसर जा रहा ना, इसलिए ऊपर म्यू, और I की जगह छाप देंगे ये और R की जगह छाप देंगे ये, और वो बन जाएगा अपना प्रिज्म फॉर्मूला। समझ गए? तो म्यू इज इक्वल टू साइन I की जगह डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन R की जगह हम लिखेंगे A/2। ठीक है? सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज प्रिज्म्स फॉर्मूला, दिस इज प्रिज्म फार्मूला। आया समझ में? तो ऐसा मत बोलिएगा कि सर दोबारा समझा दीजिए, आप ही इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। समझे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था कि अलग अलग I पर अलग अलग डेल होगा। ये आप समझ रहे हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो ये डिविएशन भी चेंज होगा। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी छोटा था तब डिविएशन काफी ज्यादा था, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा था तो डिविएशन कम हो रहा था, डिविएशन कम हो रहा था। फिर एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आया जिस पर डिविएशन सबसे कम हो गया, यानी और कम नहीं हो रहा है। उसके बाद जब मैं इस इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा रहा हूं तो डिविएशन एंगल फिर से बढ़ रहा है। यह ऑब्जर्व किया गया। आप भी याद करो, आप जब 10th का प्रैक्टिकल करते थे तो यहां पर जब आप प्रिज्म लगाते थे इस तरह से, और 2 पिन आप यहां लगाते थे, 2 पिन, दूसरा पिन मुश्किल से यहां और यहां ऐसे आता था, दूसरा पिन
दूसरे तरफ जो पिंस है वो ऐसे आता था, फिर आप इसको जोड़ते थे इस तरह से और इसको जोड़ते थे इस तरह से। तो देखिए इस आई के लिए डिविएशन कितना ज्यादा हो रहा है, समझे, कितना ज्यादा डिविएट कर रहा लाइट, समझे। तो ऐसा पाया गया कि जब हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं तो डिविएशन पहले कम होता है, कम होते होते एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, और फिर से जब हम इंसिडेंट एंगल और आगे बढ़ाते हैं तो डिविएशन फिर से बढ़ने लगता है। तो ये हो गया। फिर दूसरी बात, हमको ये एक फॉर्मूला मिल रहा है I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल। अब यहां देखिए सिंपल सी बात है, अगर I को वो वैल्यू दे दिया जाए जो E का वैल्यू है और E को वो वैल्यू दे दिया जाए जो R का वैल्यू है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, R1 और R2 के वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएंगे। बट इस तरह होने से ये डेल चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप A प्लस बी करो या B प्लस ए करो, बात तो बराबर है। तो इसका मतलब साफ है कि दो अलग अलग इंसिडेंट के लिए आपको सेम डिविएशन मिल रहा था, जो अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए आपको सेम डिविएशन मिल रहा था, एक्चुअली वो दो अलग अलग डिविएशन इंटरचेंज हुए हैं, सॉरी, वो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटरचेंज हुए हैं। यानी आप जब आई उतना कर दोगे जितना ई था और ई उतना कर दोगे जितना आई था, उस समय R1 और R2 भी अल्टी पल्टी हो जाएगा यानी वैल्यूज, लेकिन डेल मिनिमम उतना ही रहेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि फॉर टू वैल्यूज ऑफ आई देयर इज सिंगल वैल्यू ऑफ डिविएशन, एंड एक्चुअली इस वक्त जो आई था उस वक्त वो ई होगा, और उस वक्त जो आई होगा उस वक्त ये ई था, समझे। यानी ये जब 30 था ये 60 था, तो अगर आपने इसको 60 कर दिया और इसको 30 कर दिया तो ये दोनों केसेस में डेल मिनिमम सेम होगा। और एक ऐसा इंसिडेंट एंगल मिलेगा जिस पर डेल मिनिमम होगा, ऐसा एक ही आपको इंसिडेंट एंगल मिलेगा जिस पर ये डेल डिविएशन मिनिमम होगा, और उस वक्त I इज इक्वल टू E होगा। मतलब ये अगर मान लीजिए 45 है तो ये भी 45 होगा, और उस समय जब दोनों इक्वल हो जाएगा उस समय R1 और R2 भी इक्वल हो जाएगा, जो भी होगा इक्वल हो जाएगा, और उस समय ये डेल हो जाएगा डेल मिनिमम, और उस समय हमने ये डेरिवेशन किया है। तो प्रिज्म फॉर्मूला इज ओनली फॉर मिनिमम डिविएशन, ओनली फॉर मिनिमम डिविएशन। यानी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिविएशन, तभी आप प्रिज्म फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्योंकि उसी वक्त सिर्फ मिनिमम डिविएशन के वक्त ही ये दो प्रॉपर्टीज सामने आते हैं, समझे। R1 इक्वल टू R2 होता है, R1 इक्वल टू R2 होता है, और I इज इक्वल टू E होता है। चलिए अब एक छोटा सा बात, और ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से लिखिएगा, और जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया मुझसे जरूर पूछिएगा। एक छोटा सा बात और, अगर प्रिज्म काफी थिन हुआ, इफ प्रिज्म इज वेरी थिन मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही कम हुआ, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत कम हुआ, ये आई काफी कम हुआ और एंगल ऑफ प्रिज्म भी काफी कम हुआ मान लीजिए, तो उस समय आपको पता है कि इफ एंगल इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा और थीटा में कोई फर्क नहीं होता है, समझे। तो हम साइन थीटा के जगह थीटा लिख देंगे, और नीचे भी हम साइन थीटा के जगह थीटा लिख देंगे, समझ में आया। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आई इज वेरी लेस, ए छोटा होने से ही हो गया। अगर प्रिज्म वेरी थिन है मतलब ए इज वेरी स्मॉल।
आई को भी स्मॉल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही पतला प्रिज्म में, बहुत ही पतला प्रिज्म में, समझे, ये फॉर्मूला को आप दोबारा लिख सकते हैं साइन हटा के। तो म्यू इज इक्वल टू, साइन हटा दीजिए, डेल मिनिमम प्लस ए बाई ए। सर बाई टू कट गया, ये टू और ये टू कट गया, पहले नहीं कट रहा था, साइन के अंदर था, अब कट जाएगा। साइन जब नहीं है तो बाई टू कट जाएगा। तो यहां से आप इस ए को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ए म्यू, और इधर जो है वो लिखिए डेल मिनिमम प्लस ए, फिर इस ए को इधर ले जाइए, ए म्यू माइनस ए इज इक्वल टू डेल मिनिमम, और देखिए आपको डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या मिल रहा है फॉर थिन प्रिज्म, ए कॉमन म्यू माइनस वन। डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, ए कॉमन म्यू माइनस वन बट फॉर थिन प्रिज्म ओनली। यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रिज्म इज थिन, समझे, उस समय आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए इंटू म्यू माइनस वन। समझ गए? अच्छा, अगर आप ए डिग्री में लिखेंगे तो आपको ये डिविएशन एंगल भी डिग्री में मिलेगा। नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड कि सर ए हम डिग्री में लिखे कि रेडियन में लिखे। अगर आप इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये भी डिग्री में मिलेगा, आप इसको रेडियन में लिखेंगे तो आपको ये भी रेडियन में मिलेगा। हालांकि सारे क्वेश्चंस डिग्री से ही होते हैं। समझ गए आप? अब इसमें एक टर्म है म्यू माइनस वन, स्टेट बोर्ड में बोलता है कि इस टर्म को हम कहते हैं इज नोन एज, सिर्फ इस टर्म को, हाँ, ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म को इज नोन एज रिफ्रैक्टिविटी। बस इतना ही बताना था। तो इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, जैसे आई और ई इंटरचेंज करने से डेल चेंज नहीं होता है। आई और ई को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो डेल चेंज नहीं होता है। जिस समय आई और ई सेम होता है उस समय इंटरचेंज करने का क्या फायदा, उस समय डेल मिनिमम होता है और उसी समय प्रिज्म फॉर्मूला लगता है। और अगर प्रिज्म थिन हुआ तो ये प्रिज्म फॉर्मूला है, ये दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला इफ प्रिज्म इज थिन। थिन, समझे? बस बहुत हो गया। अब हम आगे रंगों के बारे बात करेंगे। बाय।